नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आज उस खबर की चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है कि एक जर्मन अखबार ने ये दावा किया है कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार फ़ोन किया, लेकिन मोदी बात करने लाइन पर नहीं आए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। बहुत बढ़िया लगता है आपसे मुलाकात करके इस माध्यम के जरिए, और आपके साथ साथ कितने लोगों से रूबरू होता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है। जी, मेरी बहुत भी रोचक खबर है, खुशनसीबी है। चलिए शुरू करते हैं। जी सर। कमांडर साहब, ये खबर आ रही है, एक जर्मन अखबार है, वो कहता है कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी लाइन पर ही नहीं आए, मतलब बात ही नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, इसके पीछे की खबर, कितनी सच्चाई है इसमें सर? देखिए, ये तो पता नहीं सच्चाई कितनी है, क्योंकि कोई बताएगा तो है नहीं। लेकिन अगर जर्मन अखबार बोल रहा है और हम अगर ये मान लें कि ये सच है, तो इससे दो तीन चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। नंबर जी, एक, मोदी जी अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने देश के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर विश्वास रखते हैं कि कोई भी आपदा आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन हमारे देश को आंच नहीं आएगी। उन्हें अपनी लीडरशिप पे विश्वास है, उनको अपने जो मंत्रीगण है उनके ऊपर विश्वास है, उनको अपने देशवासियों पे विश्वास है। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी बात, देखिए, जो पिछले कुछ महीनों में हुआ है, खास करके पिछले 1.5-2 महीनों में, वो ये है कि ट्रंप जो है अपनी बढ़त दिखाने के लिए, या हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, उल जलूल कुछ भी बोल लेते हैं जी, और कभी भी कुछ भी क्लेम कर लेते हैं, चाहे उसमें कितनी भी सच्चाई हो या ना हो। तो संभवतः आप देखिए, जब मोदी जी आ रहे थे G7 मीटिंग के बाद और ट्रंप के साथ फोन पे बात हुई थी, जिस रफ्तार से इंडियन डेलीगेशन ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये जो इस बातचीत के ब्यौरा भेजा, डाल दिया था इंटरनेट के ऊपर, वो कभी मैंने नहीं देखा। ये साफ दिखा रहा है कि वो बता रहे हैं कि भाई, हम आपको नैरेटिव सेट करने नहीं देंगे। और एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे भी संभावना यही है कि मोदी जी ने सोचा होगा कि हम जब बात करेंगे तो ठोस चीजों पे बात करेंगे, नैरेटिव सेटिंग के ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का ये है पूरा विश्वास। आप ये देखिए, मोदी जी बोलते कम है, करते ज्यादा है। हुँ, जो वो कहते हैं तो वो बोल के, वो करके दिखाते हैं, वरना बोलते ही नहीं है। तो सबके सब यही सोचते रहते हैं कि ये करने क्या वाले हैं। जी, ठीक है, तो मोदी जी के साथ ये चीज आप ध्यान रखिए कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो रेटिंग्स होती हैं ग्लोबल लीडर्स की, उसमें मोदी जी कहाँ है? नंबर 1 पे है। 70% के आसपास की उनकी रेटिंग आ जाती है। 60, 65, 70, इस रेंज में आती है। कोई भी ऐसा विश्व का नेता नहीं है जो इनके आसपास भटक रहा हो। बाकी नेताओं की हम बातें ना करें, उतना अच्छा है। मैं बोलिएगा एक राकेश जी। मैं एक चर्चा करना चाहता था, बीच में आपको टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हमसे बात कर लो। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर बात ही करनी है तो मैं मोदी से करूंगा। ये एक स्टेटमेंट देखिए आप। देखिए, ये साफ दिखाता है कि किसमें काबिलियत है, किसमें काबिलियत नहीं है, किसमें वो जुनून है कि मैं करके दिखाएंगे, और किसमें वो नहीं है, किसमें वो आत्मविश्वास है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो देशों के बीच में जो भी बातें होती हैं, उसमें सबसे अहमियत रखती है एक चीज, वो है विश्वास। अगर जी, आपने विश्वास खो दिया, तो फिर आपको यह विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये विश्वास है ना, बनाने के लिए, कायम रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और वो विश्वास मोदी जी ने अपने लिए बना के रखा हुआ है, इसलिए तो वो नंबर 1 है। और ये मत भूलिएगा, देखिए राकेश जी, आपको याद होगा पिछली बार हमने बात की थी इन्हीं ट्रंप के बारे में और यूक्रेन के बारे में, और तब हमने कहा भी था कि हमें ये अचंभा नहीं होगा कि अगर यूक्रेन युद्ध रुके तो वो रुके भारत की धरती से, और मोदी जी सुलह करा दें जेलेंस्की और पुतिन की, और नोबेल प्राइज मिल जाए। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कहीं और चला जाए। ट्रम्प साहब तो अपने कपड़े फाड़ लेंगे सर।
ये तो देखिए क्या करते हैं, वो तो वक्त बताएगा, पहले होने तो दीजिए। लेकिन आसार तो दिखाई देते हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने बात की है और मोदी जी ने न्योता भी दिया है, और जेलेंस्की के जो मंत्रिमंडल में से और उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम डिटेल्स वर्कआउट कर रहे हैं। पुतिन के साथ मुलाकात तो सेट है, आपको याद ही होगा, डोवल जी भी गए थे, उसके बाद जयशंकर जी भी गए हैं। तो ये तो साफ जाहिर है कि ये मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग पुतिन के साथ पहले हो जाएगी चीन में, जब वो वहां पे जा रहे हैं, और उसके बाद इंडिया तो पुतिन को आना ही है। इंडिया की विजिट पुतिन की बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये 3-4 चीजों की तरफ बहुत बड़ा इशारे देगी। एक तो सबसे बड़ा इशारा होगा चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे, कि वो अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, और बड़ी बेचैनी से, बड़ी रजस रफ्तार से बदल रहा है। ऐसी रफ्तार हमने बहुत कम देखी है। तो यहाँ पे ये तो आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से अपने दुश्मनों को नहीं, अपने दोस्तों को विकट परिस्थितियों में डाल दिया है, और उनके दोस्त ही उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो बाकियों हम क्या करें। तो ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और इसी से आगे कदम आएंगे। ये जो फोन पे ना आने वाली बात है कमांडर साहब, ये क्या आज से 20 साल पहले हम कभी सोच सकते थे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट फोन करे भारत के प्रधानमंत्री को और वो लाइन पर ना आए? 20 साल पहले क्या हम सोच सकते थे? 5 साल पहले? ये मत भूलिए, यही मोदी जी भी थे, यही ट्रंप थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ अब अपने संबंध कम करिए, बल्कि बंद करिए, और ईरान से तेल लेना बंद करिए, हमने उस समय उनकी बात मानी थी। ठीक है, मानी इसलिए थी कि वो एक समय था, आज का समय अलग है। उधर की परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। आज की परिस्थिति में यह असंभव है कि कोई भी देश ट्रंप का कॉल आए या ट्रंप बात करना चाहे और उनकी बात ना माने या उनकी बात ना सुने या उनका फोन ही लेने से मना कर दे, वो भी एक नहीं, जर्मन प्रिंट मीडिया के हिसाब से 4 बार। ये तो बात किसी भी तरह से देखिए लगता है कि असंभव है किसी के लिए भी। अगर मोदी जी ने किया है तो जैसा हमने कहा, ये उनका उनका आत्मविश्वास दिखाता है। आत्मविश्वास उनको यहाँ सिर्फ 2 लोगों से आता है, या बल्कि एक से आता है, उनके देशवासी। क्योंकि उनको अपने देशवासियों पे विश्वास है, अपने युवा पे विश्वास है, अपनी इंडस्ट्री पे विश्वास है। बोलिए राकेश मैं जी। कमांडर साहब, मैं ये कह रहा था कि बड़े गट्स चाहिए इस बात के लिए। कोई भी देश का, बिल्कुल मतलब दुनिया में अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, सर्वे सर्वा हो, अगर उसको अमेरिका का राष्ट्रपति फोन करे और वो ना आए उस पर, मैं इसको डिकोड करने के लिए आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात है। जर्मनी का अखबार कह रहा है, हम हमारे यहाँ का भी नहीं कह रहा है कि लोग कह देंगे कि भाई ये तो भक्त लोग हैं, ये तो गोदी मीडिया है। हमने तो कहा नहीं, वो जर्मनी का एक अखबार कह रहा है, तो उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और अगर ये सच है, बिल्कुल, तब तो इसका मतलब है ट्रंप के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। उसमें कोई शक नहीं है राकेश जी। और इसमें देखिए इससे क्या दर्शाया जा रहा है। मान, एक वक्त के लिए मान लेते हैं ये सच है। जी। अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का रुतबा जो है जियो पॉलिटिक्स में अहम हो गया है। हिंदुस्तान का रुतबा उस लेवल पे पहुंच गया है जो वो ट्रंप के बराबरी पे आ गया है, जहां तक मोदी जी का पर्सनल रुतबा है। हिंदुस्तान जो है एज ए कंट्री, आप देखिए क्यों हिंदुस्तान के लिए लोग है ना हमारे पास आना चाहते हैं। लोग है ना बार बार कहते हैं हमारी मार्केट बड़ी है, हमारा इकोनॉमी बड़ी है। वो सब अपनी जगह है। देखिए, अगर आपको इकोनॉमिकली बड़ा बनना है तो आपको मिलिटरली बड़ा होना जरूरी है। हार्ड पावर बहुत जरूरी है। भाई, लोग अगर झुकते हैं तो वो इसलिए भी झुकते हैं कि ना ही सिर्फ पैसा आपके पास, भाई हुकूमत है, आपके पास डंडा है। और वो हार्ड पावर आप देखिए पिछले कुछ सालों में, और खास करके सिंदूर के बाद, हमने दिखाई है कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है।
इससे पहले सबको लगता था कि हिंदुस्तान के पास मिलिटरली कोई खास काबिलियत नहीं है, चाहे भले ही बड़ी नेवी है, बड़ी सबसे ना सेकंड बिगेस्ट थर्ड बिगेस्ट आर्मी है, वो अपनी जगह पे थी, लेकिन कभी ये दिखाई नहीं दिया कि हिंदुस्तान की काबिलियत क्या है। लेकिन सिंदूर ने दिखाया, एक हजारों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल और गायब, एक भी हिंदुस्तान की धरती पे नहीं गिरा। दूसरा, आपने ब्रह्मोस से 23 इंच बटा 23 इंच के वेंटिलेटर शाफ्ट में अपनी मिसाइल दागी, ताकि वो नूर खान के जो मिसाइल स्टोरेज है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। आपने उसके बाद अपना जो अभी पिछले कुछ ही दिन पहले जो हुआ था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस टेस्ट जो किया था, जिसमें आपने शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के साथ आपने इन तीनों का इंटीग्रेशन दिखा के एक साथ 3 अलग अलग टारगेट्स को मारा। यही तो दिखा रहा है। आपने एक अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार कर लिया है, जो तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन हमारी, वो तैयार है। 2-2 पानी के जहाज हिमगिरी और दूनागिरी को आप कमीशन एक साथ कर रहे हैं। आपने अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया। आपने एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण आपने बहुत पहले कर लिया था। आपने अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया। आपने एक है ना एंटी सैटेलाइट वेपन का भी आपने एक परीक्षण किया हुआ है पहले। आप दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, और इसी क्षमता की वजह से लोगों को लगता है कि यार हिंदुस्तान के साथ अगर रहेंगे तो हम मिलिटरीली भी सेफ रहेंगे। उल्टी तरफ अगर आप देखें, चाहे वो नेटो हो चाहे वो अमेरिका हो, नेटो ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अमेरिका ने जोर लगा लिया यूक्रेन में। रशिया को हरा पाए? नहीं। नेटो जो भी कहता रहा, कुछ भी करता रहा। अमेरिका ने भी बहुत कुछ कहा, खास करके अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच में। क्या ईरान नतमस्तक हो चुका? नहीं, ईरान अभी भी धमकियों पे धमकी दे देता है। उधर अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाने की कोशिश की, पीछे हट गया, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि चीन की वो है ना पूंछ के ऊपर अपना पैर रख सके। ताइवान डरा हुआ है, ताइवान को लगता है पता नहीं कब अमेरिका मेरा साथ छोड़ देगा। फिलीपींस डरा हुआ है, जापान डरा हुआ है, कोरिया डरा हुआ है। जी। और यही वजह है कि सब के सब हिंदुस्तान की तरफ निगाह लगा के बैठे हैं। यहां तक कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए थे कुछ दिन पहले, उनके साथ भी डिफेंस के ऊपर भी काफी बातचीत हुई। अभी फिजी के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, उनके साथ भी इस विषय के ऊपर बात हुई है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। मोदी जी जा रहे हैं जापान अभी कुछ ही दिनों में, बल्कि परसों जा रहे हैं। यहाँ इससे पहले कि वो टाइजन जाए, तो दिखा रहा है कि जो समीकरण है विश्व का वो बदल रहा है, और वो बदल रहा है क्योंकि हिंदुस्तान का रुतबा बदल रहा है। कमांडर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि अभी एक ग्लोबल रेटिंग आई है अप्रूवल की, सारे जितने लीडर्स हैं वर्ल्ड के लीडर्स, उसमें सबसे नंबर 1 पर तो मोदी है 75% अप्रूवल के साथ, और 8वें नंबर पर ट्रंप है 44% के अप्रूवल के साथ। तो अगर ये सच है तो मतलब क्या दिखाता है ये? वही दिखा रहा है कि भाई ट्रंप का फोन हमने मोदी जी ने मना क्यों कर दिया। उनको पता है कि विश्व में भी अगर प्रेसिडेंट लूना भी कहते हैं कि अगर हमें बात करनी होगी तो हम मोदी जी से बात करेंगे, बाकी लोग भी कहते हैं कि भाई मोदी जी से बात कर ली जाए, ठीक है। शी जिनपिंग अभी है ना बिछे हुए हैं कि मोदी जी का आह्वान करें या एससीओ के समिट के अंदर, तो वजह तो साफ दिखा रही है। और ये मत बोलिए ज़ेलेंस्की जो है अगर चहक रहा है, अगर ज्यादा बातें करता है, तो उसके पास शय किसकी है? यूरोप और अमेरिका, या नेटो और अमेरिका। वो भी मोदी जी का लोहा मानते हुए कहते हैं कि भाई हम आपके पास आने को तैयार है, आपसे बात करेंगे। यही तो दर्शाता इसकी है। मुझे लगता है कि कमांडर साहब इसकी एक बड़ी वजह है, मैं जितना मोदी को जानता हूं, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो बीजेपी की पार्टी ऑफिस में सेक्रेटरी थे, नेशनल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी थे। तब से मैं जानता हूं उनको, मैंने उनको जो समझा है, पाया है,
वो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर के आदमी है, और उनको पता है कि उनको कब क्या बोलना है और कब चुप्पी साधनी है, और वो चुप्पी कितनी लंबी होगी। आपको ध्यान होगा, इमरान खान ने मोदी को खूब गालियां दी थी। इमरान खान ने कहा कि मोदी नाजी है, हिटलर है, और भारत में जो टू नेशन थ्योरी थी, जिन्ना ने सही किया था, मोदी इसको साबित कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें कही थी। उसके बाद भी जब मोदी ने रिएक्ट नहीं किया तो उन्होंने फिर से फोन कर दिया एक दिन, और मोदी तो लाइन पे ही नहीं आया। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा, अपनी मीडिया से कहा कि भाई मैंने तो फोन तक कर दिया दोस्ती के लिए, टेबल पे आओ बात करो इसके लिए, लेकिन वो तो फोन पे ही नहीं आया। तो ये जो फोन पर नहीं आना है, ये ट्रम्प साहब अगर इमरान साहब से कुछ पूछ लेते, आजकल बहुत करीबी है उनकी, तो कुछ कुछ समझ पाते। मुझे लगता है कि ये चुप्पी जो होती है ना, ये बहुत कुछ कहती है। ये एंड मुझे लगता है कि मैं अगर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, मोदी एक स्टेट्समैन बनने की तरफ अग्रसर है क्या? राकेश जी, मुझे लगता है मोदी स्टेट्समैन अग्रसर नहीं है, मोदी स्टेट्समैन बन गए हैं। ये पास्ट टेंस में हो गया है, और इसीलिए वो आज की तारीख में विश्व में सबसे बड़े स्टेट्समैन के नाम पे आते हैं। 75% अप्रूवल रेटिंग कब आपने लास्ट सुनी है? जी। अच्छा कमांडर साहब, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप देखिए ट्रंप ने कितना कुछ बोला, लेकिन मोदी ने एक सेंटेंस नहीं बोला। करेक्ट। डिप्लोमेटिकली करेक्ट ही वॉज, और उसने सिर्फ पार्लियामेंट में बोला, जब बड़ी मुसीबत आ गई कि बोलना ही पड़ेगा, तो भी उसने ये बोला कि दुनिया के किसी लीडर ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। नाम भी नहीं लिया देश का भी और ट्रंप का भी। सर। बिल्कुल, देखिए, ना ही सिर्फ पार्लियामेंट में, 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने कुछ नहीं बोला, जी ट्रंप का नाम नहीं लिया। ठीक है, यही कहा कि हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, हमें इनके साथ जूझना है, और उनका रास्ता उन्होंने दिखाया, स्वदेशी होगा, आत्मनिर्भर होगा। गुजरात में भी गए थे, अहमदाबाद में भी थे, वहां पर भी उन्होंने यही बात कही, जी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी। ठीक है, जी। उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। वो बिल्कुल पहुंची हुई चीज है उस मामले में कि बिल्कुल शांत रहते हैं, वो कभी रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए कभी कभी आपको, राकेश जी, याद होगा, एक मूवी हुआ करती थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। जी 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 इसी बिल्कुल। दिन हम, है ना, विश्लेषण करेंगे कि मोदी जी को गुस्सा क्यों नहीं आता है, क्योंकि उनको मतलब ये, गुस्सा अगर आता भी है तो जी, दिखाते नहीं है। आप देखें, अगर जैसे अब चूंकि हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं, घरेलू पॉलिटिक्स में भी आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कितना बोले हम्म। मोदी के ऊपर, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सतपाल मलिक, लेकिन मोदी ने एक सेंटेंस नहीं कहा कुछ, और उस करेक्ट। चुप्पी से सारे मर गए, खत्म, सारी कहानी खत्म। तो बिल्कुल। मुझे लगता है पाकिस्तान का ही देखिए आप, पाकिस्तान के आर्मी मतलब उनके प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि मैं तो बातचीत की टेबल पे आ जाए, उनके विदेश मंत्री कहते हैं बातचीत की टेबल पे हैं, लेकिन बंदे ने एक बार भी कहा नहीं कि हम बातचीत करेंगे। क्यों करें भाई? टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, बस करेक्ट, एक उन्होंने सेंटेंस है बिल्कुल यही उसी कहा को। था। जी। तो पानी और आपको लहू क्या, एक साथ नहीं बह सकते। जी, तो आपको क्या लगता है, ये तो एक मतलब बहुत दृढ़ निश्चय करने वाला कोई लीडर होता है। मैं ऐसे ही मतलब ठकुरस्वाती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तारीफ करनी चाहिए अगर भारत को दशकों बाद कोई ऐसा लीडर मिला है तो। उसमें कोई शक नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा लीडर मिला है। बहुत पुण्य किया है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की धरती में बहुत पुण्य हुए हैं, तो मिला है। वेरी गुड। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जैसा आपने कहा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये मत भूलिएगा, मोदी जी का एक वाक्य था, सुदर्शन चक्र के नाम का कवच हम पूरे भारत के ऊपर फैलाएंगे। उस सुदर्शन चक्र का जो कवच है, वो मिलिटरली तो बहुत इंपॉर्टेंट है एयर डिफेंस के नाम पे, लेकिन वो कवच जो है हर जगह पे होगा। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी भी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है। ठीक है, देखिए, इसीलिए तो सारा का सारा मसला क्या है जो अमेरिका के साथ, उनके तरफ से, उनके हिसाब से एनर्जी का मसला है, तेल। और जयशंकर जी ने जो कहा कि भैया, अगर आपको हमारा तेल पसंद नहीं है, आपको हम प्रॉफिट करते हैं पसंद नहीं है, आप तेल ना लें। हमने तो आपको कहा नहीं कि आप तेल हमसे लीजिए।
लेकिन और हमने वो काम किए हैं जो कि देखिए पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में नहीं हो रहे थे। तेल की शोध करना शुरू किया है, जो हम नहीं जी, कर रहे थे। सोने की शोध करना शुरू किया है, जो हम नहीं कर रहे थे, ज्यादा उतने अग्रसर नहीं थे। रेयर अर्थ मटेरियल कर रहे थे, और रेयर अर्थ कॉर्पोरेशन तो हमने कई साल पहले बना लिया था। अब उसी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मारुति के का जो ईवी प्लांट है, उसके साथ साथ वो अगर आज ईवी बना रहा है तो आज थोड़ी उसका निर्माण हुआ है, कुछ साल पहले हुआ था। अगर जो ईवीज हैं होंगी, उनके जो हाइब्रिड बैटरीज हैं वो भी हिंदुस्तान में बनेंगी, और वही बैटरीज आप मारुति बस में लगाएंगे, तो ये आज तो हुआ नहीं था, ये कई साल पहले हो गया था, 2-3 साल पहले। मतलब ये है कि दूरदृष्टि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी तैयारियां मेरे हिसाब से, जैसे अब देखिए, जब आप पिछला देखना शुरू करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आपका विजन 2020 हो जाता है, क्योंकि अब आपको सब पता है कि वह पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। उसके साथ आप बहुत कुछ मिला सकते हैं। ये सारी तैयारियां आपके कोविड के टाइम पे शुरू हो गई थी, जब दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा था। ये सारी प्लानिंग, ये सारी तैयारियां उस समय से शुरू हुई, ताकि फिर आप बिल्कुल। उनको इम्प्लीमेंट कर सके टाइम टाइम टू टाइम, और शांति से चुपचाप उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें कर दी। यही एक असली लीडर की पहचान है, कि वो आज की तैयारी नहीं करता, वो कल की करता है। जी, बिल्कुल। और आप देखिए, हमने तो नहीं सुना था इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि हम 2047 का भारत क्या होगा, इसका विज़न ये है। हमने कभी नहीं सुना। कुछ लोग मज़ाक उड़ाते हैं इस बात का भी, विपक्ष के लोग, मैंने सुना है उनको पर्सनल बातचीत में भी। लेकिन इन सब के लिए बड़ी गट्स चाहिए। 2047 का विज़न रखना, लाल किले से बोल देना, इन सब के लिए सर बड़ा गट्स चाहिए। और बिल्कुल। मुझे सर हैरत होती है कि जो व्यक्ति कभी पहली बार जब मुख्यमंत्री बना, उसके पहले उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई किसी पद पर रहा ही नहीं था वो। जिसको ये भी नहीं पता था कि दंगा हुआ है तो हम आर्मी को बुला सकते हैं। वो तो अफसरों ने बताया कि सर आर्मी को बुलाया, तो बुलाओ भाई, ठीक है। उसको जिसको ये भी नहीं पता हो, तो आप समझ लें कि वो व्यक्ति कहाँ अपनी मेहनत से या अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से कहाँ तक आगे पहुँच गया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब ये देखिए, आप तो 2047 का जो विजन है वो तो बहुत बड़ी चीज है। ये मत भूलिए, बड़ी चीजें भी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। किसने सोचा था स्वच्छ भारत नाम का एक अभियान होगा जिसमें लोग एग्ज़ैक्टली। जुड़ेंगे? किसने सोचा था टॉयलेट जैसी चीज के ऊपर देशव्यापी अभियान होगा और टॉयलेट बनेंगे? किसने सोचा था घर नल का जल होना चाहिए? ये किसने सोचा था? इतने सालों से हमने अपने गांवों में बिजली नहीं देखी थी, हमने अपने गांवों में पीने का पानी नहीं देखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखिए, ऐसा मेरे ख्याल से कोई गांव नहीं बचा होगा, छोटे से जी। छोटा गांव भी नहीं बचा होगा, जिसके पास नल ना हो और बिजली ना हो। मैं छोटा-सा वाकया मेरे साथ हुआ था, मैं शेयर करना चाहता हूँ कमांडर साहब कि कई साल पहले की बात है, जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, 2-3 छोटे-छोटे बच्चे, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, तो वो सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम सफाई करने के लिए, हम हमारी कोशिश है, हमारे प्रधानमंत्री सड़क पर वो खुद झाड़ू लगाते हैं तो हमें भी लगाना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मैसेज जो देना चाहता था वो आदमी, वो एक छोटे से बच्चे के दिल में घर कर गया और एक से कई बच्चे हो गए और वो ये कर रहे थे। तो ये मैंने एक जस्ट शेयर किया। मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल है कमांडर साहब, ये कि आप तो आर्म्ड फोर्सेस से हैं, आप तो सर्विंग ऑफिसर से भी बातचीत आपकी होती होगी। कंपैरेटिवली अभी वो क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि वो सेना में है और देश सुरक्षित है असल में? मतलब सेना के प्रति जो एटीट्यूड था सरकार का पहले और अब में फ़र्क है? राकेश जी, फर्क बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसलिए भी कहता हूं कि मेरे 2 लड़के हैं, दोनों नेवी में, दोनों सर्विंग ऑफिसर हैं भारतीय नौसेना में।
तो मैं तो उनके 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 साथ बाकी जो उनके सहपाठी हैं, बाकी लोग हैं, कुछ सीनियर कुछ जूनियर, उनसे भी बात होती रहती है। इतना दिखाई देता है कि बहुत हद तक जो आत्मविश्वास फौज को हमेशा था अपने ऊपर, वो उसके ऊपर चार चांद लग गए हैं। उनका जो आत्मविश्वास है अब वो आसमान पे है, सिर्फ इसलिए कि उनको एक लीडरशिप ऐसी मिली है जो विश्वास करती है उनके ऊपर, और जो उनको कहती है कि साहब आप इस एरिया के एक्सपर्ट हैं, अपने एरिया की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन आप जिम्मेदारी लीजिए। पहले ये नहीं होता था। पहले तो भाई देखिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ है। वो कहते थे कि साहब पहले वो गए जाते थे बॉर्डर में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है और या लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पे गोलीबारी होती थी पाकिस्तान की तरफ से, और फिर वहां से आवाजें आती थी, लाओ दिल्ली से पूछो कि हम गोली चलाएं कि ना चलाएं। एक हमारे मित्र थे जिन्होंने कहा, वहां पे एक सोल्जर था, ऐसे सूबेदार साहब थे, उनसे पूछा कि सूबेदार साहब आप आजकल क्या होता है? क्या सर जी कोई चिंता नहीं, हमें जब मन करता है हम गोली चला देते हैं। कहते कैसे चलाते हो? कहता ऐसे डट 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 चला देता है। कहता देखिए वहां से गोली आ रही है, हमने गोली चला दी, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो इसलिए वहां से गोलियां नहीं आती, और इसलिए हम भी नहीं चलाते हैं। अगर देखिए वही हमने जब जहां से शुरुआत की थी, अगर आपको है ना शांति चाहिए है, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। मुझे ध्यान है सर कि शेलिंग साल भर होती रहती थी कश्मीर के बॉर्डर पे, साल भर, तो रुकती नहीं थी। वो तो जब राजनाथ सिंह ने कहा कि वो एक गोली दागेंगे तो तुम 10 गोले दागोगे, तब जाके ये सब रुका। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा भी भारत करेगा। आपने खैर आपने अपना आप छुट्टियों पर हैं, और आपने फिर भी आपने हमारे लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला और हमें बताया कि मोदी की चुप्पी कितनी बेशकीमती है, मोदी की चुप्पी में कितने जवाब छुपे हुए हैं। दुनिया ने बहुत कम जाना है, धीरे धीरे दुनिया के लीडर्स को पता चलेगा कि मोदी कितने बड़े स्टेट्समैन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।